नवाज शरीफ को रात भर एंजाइना की तकलीफ हुई। मरियम नवाज का जेल में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बयान। हुकूमत को नैब ज़दा अफराद से कोई खतरा नहीं, शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात सियासी थी, तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म नईमुल हक का बयान। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद की तैयारी कर रही है? पूछेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी अली नवाज आवान से। साबिक वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर से। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर बहरामंद तंगी से और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से। And a very warm welcome to the show। मियां नवाज शरीफ की बीमारी की खबरें बढ़ती चली जा रही हैं। आज मरियम नवाज ने अपने वालिद की जेल में इयादत की और कहा कि उन्हें कल रात से एक बार फिर अंजाइना की शिकायत हुई है। कल मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में सियासी अमूर पर भी बात हुई। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा ये कि हमारी अगरचे कम बात हुई है मगर हमने सियासत पर बात की है। आज मरियम नवाज साहिबा ने भी इसका इतराफ किया। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात की जो वजह है वो मुख्तलिफ कयासराइयों की वजह का बाइस भी बनी हुई है। एक बात ये कही जा रही है कि लगता यह है कि हुकूमत के खिलाफ दोनों जमातों ने अब हाथ मिला लिया है। हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हो गया है। लेकिन वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इकट्ठा होने से हुकूमत का कोई खतरा नहीं है। उनका जो इम्प्लाई कर रहे हैं वो ये है कि मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा सकते हैं मगर अगर इमरान खान यानी प्राइम मिनिस्टर मान जाएं। लेट्स वॉच रेलवे मिनिस्टर। असल मसला ये है कि शहबाज शरीफ ने अपनी कुछ ना कुछ जुगाड़ फिट कर ली है और उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। अब वो पूछने गए हैं जनाब बिलावल साहब कि कोई हमें भी रास्ते का मशवरा दें। उसने कहा मैं खुद ही फंसे हैं, तानू की मशवरा दें। सो अभी हालात बड़े क्या कहते हैं अबर आलूद हैं, अभी क्लियरेंस नहीं है कुछ। लेकिन अगर वो इलाज लंदन से कराना चाहने की ख्वाहिश रखते हैं तो फैसला तो इमरान खान कर सकता है ना मेरे। खुरम दस्तगीर साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये फैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते? PMLN का क्या मौकफ है? नवाज शरीफ साहब को बाहर चले जाना चाहिए इलाज करने के लिए क्योंकि जो उनकी बीमारी के मामलात हैं वो इलाज करा के भी आए तो एज अ हार्ट पेशेंट जेल की एनवायरनमेंट उनके लिए इतनी कंड्यूसिव नहीं होगी। सबसे पहले तो हुकूमत को अपने वफाकी वज़रा से पूछना चाहिए ना कि वो तौहीन अदालत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का जेल में रहना या ना रहना ये अदालत आलिया ने ये फैसला करना है, ये इमरान खान ने नहीं करना। और ये हिंट भी देना, इसकी तरफ इशारा भी करना कि जी अदलिया भी जो है वो किसी डील का हिस्सा हो सकती है, या इमरान खान साहब के कहने में है, मैं तो उसे तौहीन अदालत समझता हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर अदालत से कोई रिलीफ मिलता है तो उसके बाद काबीना का ये इख्तियार है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का नाम इस वक्त ECL पर है, तो काबीना ने ये फैसला करना है कि वो ECL में रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं इस पर हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुल्क से बाहर जाने का इंदिया किसी ने भी नहीं दिया। ये सिर्फ हमारे नक्काद जो हैं वही लंदन की रट लगाए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि जी हमें जो है हमने बाहर जाना है या हमें कहा गया। परवेज रशीद साहब की तरफ से कहा गया और भी कुछ लीडर्स की तरफ से कहा गया कि उनका इलाज होना चाहिए लंदन में, डॉक्टर वहां पर है। और काफी सारे एनालिस्ट ने भी कहा जो कि नून लीग के अंदरूनी हालात को जानते हैं, उन्होंने भी ये बात। असल मामला ये है कि हुकूमत ने जो खराबी की है वो ये है कि वो नवाज शरीफ को 3 दफा अस्पताल तो लेकर गए हैं लेकिन अस्पताल में जाकर इलाज नहीं करते। और जो है वो गैर मुतलका लोग, यहाँ तक के 2 जो वो कहा जी बड़े बोर्ड बनाए हैं, 5 में से 2 बोर्डों के सरबराह तो जच्चा बच्चा के डॉक्टर थे, दे वर गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये जो तरीकेकार कहते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, बट यू आर सेइंग कि इस वजह से अब वो ये गैर संजीदगी है और ये एक जो है बदनीयती है कि इलाज में इस तरह के हीले बहाने करके
रोड़े अटकाए जाएं। एक दफा अगर हुकूमत सीरियसली किसी वक्त भी इलाज करना चाहती तो ये मामला यहां तक नहीं पहुंचना था, लेकिन अब ये इशू जो है पहली दफा 15 जनवरी को रेज हुआ था, आज 12 मार्च है, तो 60 दिन से कोई इलाज मोहम्मद नवाज शरीफ का नहीं जिसे हम कह सकते हैं वाकई इलाज है, और इसीलिए ये तशवीश बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारी तो जो इस पे हुकूमत से तो कोई गुफ्तगू नहीं है, हमारी तो क्या, हमारा क्यास तो बहरहाल अदालत आलिया से ही होना है जहां हमने एक दफा फिर दरखास्त दायर की है। ठीक है, अगर आई कम टू यू जनरल साहब, क्योंकि वजीर आजम के तर्जुमान नईमुल हक ने इस हवाले से ये कहा है कि बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात इआदत के लिए नहीं बल्कि सियासी मुलाकात थी। नवाज शरीफ और बिलावल सियासी तौर पर एक ही जगह नजर आए। दोनों जमातों ने 10 साल में मुल्क की मईशत को तबाह किया। दोनों जमातों के कायदीन पर करप्शन के हवाले से केसेस चल रहे हैं। नैब के केसेस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नवाज शरीफ को जो तिब्बी सहूलियात दरकार है वो सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। दिस इज द प्राइम मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन टुडे। जी जी, जो इशू वो रेज करते हैं बार बार कि जी सियासी मुलाकात है, सियासतदान भी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके भी एक इंसानी हमदर्दी का तरीक़ेकार होता है, और जो याद जो मियां नवाज शरीफ ने ज़रूर हमेशा वो करते हैं कि 2005 में बेनज़ीर भुट्टो बमा आसिफ जरदारी के वो जद्दा तशरीफ लाई थी मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए, बीसाक जमहूरियत का आगाज करने के लिए। तो उन्होंने उस वक्त भी एक अच्छा जेस्चर दिखाया था, तमाम पिछली जो एक बदमजगी को साइड पे रख के उन्होंने कहा जी हम ये काम करते हैं। और आज अगर बिलावल साहब आए हैं तो ये अच्छी बात है, वहां ये डिस्कशन जरूर हुई है कि मिसाक जमहूरियत को एक्सटेंड करना चाहिए और उसके जिन शिकों पर अमल नहीं हो सका उस पर अमल करना चाहिए। दूसरी बात यह कि अब ये क्लियर होना चाहिए कि इन 7 महीनों में तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की मुईशत का जनाजा निकाल दिया है, और ये कह देना कि 10 सालों में मुईशत तबाह हुई थी, मुस्लिम लीग नून को जो मुईशत मिली थी उससे बदरजा बेहतर बिजली का बहरान हल किया, गैस का बहरान हल किया, दहशतगर्दी का बहरान हल किया, मुल्क में सीपेक लेकर आए। हर एक प्रोजेक्ट्स की लंबी लिस्ट है, तरबेला 4, खिची कैनाल, लवारी टनल, उसके बाद नीलम जेलम, 1700 किलोमीटर की मोटरवेज। मुस्लिम लीग नून ने तो पाकिस्तान की ग्रोथ रिस्टोर की 5.8% के ऊपर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो की, और इन्होंने आगे जिस किस्म की सरासीमगी के फैसले किए हैं कि जी इंटरेस्ट रेट 10.25% ले गए, रुपया 30% डिवैल्यू कर दिया। आज नंबर मैं आपके नाज़रीन को बता दूं, आज नंबर्स आए हैं कि 30% रुपया डिवैल्यू करने के बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इन 7 महीनों में सिर्फ 1.8% बढ़ी। तो हमें तो कोई उसका एडवांटेज नहीं हुआ। राइट, जनरल साहब सियासी मुलाकात थी, ये मिसाक जमहूरियत पे अमल होगा अब, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? बात ये है कि मियां साहब की सेहत खराब है, इलाज होना चाहिए, और वो इलाज जो है वो मुनासिब होना चाहिए। मैंने सुना है कि कोई एक चीज़ जो है वो यहाँ गालिबन मुयस्सर नहीं है किसी चीज़ का कोई एक्सपर्ट, लिहाजा उसके लिए कहा जा रहा है कि जी कुछ इंतजाम होना चाहिए। वो मुझे पता नहीं कि वो आगा खान में है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि मियां साहब की चूंकि कन्विक्शन किससे सुना आपने जनरल साहब, क्योंकि जो उनके हुकूमत के तर्जुमान है उन्होंने तो हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई। नहीं, ये कोई अभी नया किस्सा खुला है, कोई मेरा ख्याल है कल से बात हो रही है इस चीज़ पे, और वो कोई इलेक्ट्रोफिजिक्स चाहिए, वो मेरा ख्याल है उसके लिए कोई बातचीत चल रही है। वो गालिबन मेरा ख्याल आगा खान में है या कहाँ है, जहाँ भी कुछ होगा उसका कर देंगे। लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह है वो ये है कि मियां साहब की चूंकि कन्विक्शन हो चुकी हुई है तो हुकूमत उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो 100% फैसला अदालत ने करना है। जमानत होगी तो फिर वो ECL वगैरह का किस्सा आएगा, उससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इसमें इशू मौजूद है। तो लिहाजा जो भी कोई कहता है कि जी ये लंदन जाने के लिए हो रहा है, वो तो अदालतें जो फैसला करेंगी, लिहाजा मैं उस पर तो बहस नहीं करना चाहता, वो बेअल्लाह हासिल सी चीज़ है। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस असना में जब मियां साहब का पानामा का केस चल रहा था तो बिलावल के जितने भी उस जमाने के बयानात हैं बिलावल जरदारी के, वो निकाल के आप देखें तो उसमें मियां साहब की जगह जेल है, मियां साहब हर तरह के चोर हैं, उन्होंने ये किया वो किया, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। ये जरदारी साहब के भी ये तकरीरें हैं, सब कुछ है, इतना कुछ है। अब उसके बाद आज दिन तक आप खुद देख लीजिए कि हालात में क्या तब्दीली हुई है जो आपको नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत पड़ गई। मिसाक जमहूरियत तो आपने आमरीत के खिलाफ बनाया था, आज आमरीत तो नहीं है, लिहाजा जो नया है वो उसमें लगता यही है कि दुख साझा है, एक जख्म है जो दोनों के पास है, और उसकी वजह से
ये एक एका करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सियासी फायदा भी उठाया जा सकता है। लेकिन बुनियादी वजह यही है कि अब जरदारी साहब भी काफी सारे करप्शन के केसेस में, फेक अकाउंट्स का केस है उसमें घिरे पड़े हैं, और वो जो भंवर है उसमें से निकलने के लिए अब वो आसरा ढूंढ रहे हैं। अब मियां साहब की अगर उसमें सपोर्ट या नून लीग की मिल जाए तो मियां साहब तो भुगत चुके। मियां साहब ने खुद भी कहा था पीछे एक दफा कि हम तो भुगत गए, अब आप कहते हैं कानून बदलने, तो अब कोई जरूरत नहीं बदलने की। तो मैं समझता हूं कि वो तो भुगत गए, बात हुई है अब ये नून लीग को जी नून लीग को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, अगर वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी ज़ाती राय में हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनमें से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि सिस्टम डीरेल हो, खासतौर पर आज के हालात में जबकि आपको बाहर से खतरात भी हैं। इस हद तक कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये लाजमन है कि करप्शन के केसेस जहां आगे बढ़ने हैं उसमें पीपीपी को जरूरत है इस वक्त हेल्प की, नून लीग को नहीं है, लिहाजा वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। राइट, सो यू आर सेइंग कि पीपल्स पार्टी को ज्यादा फायदा होगा एंड 62-63 के हवाले से बात किया। I'll come to both of you gentlemen. We're taking a quick break and we'll be right back. एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले जनरल ने बिलावल भुट्टो साहब की कुछ स्टेटमेंट्स का जिक्र किया था। यकीनन ये स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। कुछ अर्सा पहले कल जब मुलाकात की बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ साहब से, तो क्या कहा? लेट्स वॉच हिम। मुझे काफी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वजीर आजम रहा है, आज इट इज 2019 और 2019 में भी एक वजीर आजम कोट लखपत जेल में सजा भुगत रहा है। बहुत दुख हो रहा था बिलावल भुट्टो साहब को। ओनली अ फ्यू मंथ्स अगो यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे थे? लेट्स वॉच हिम। जेआईटी रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि इन्होंने करप्शन किया है। द राइटिंग इज ऑन द वॉल कि मुक गया तेरा शो नवाज, शो नवाज। पैनामा लीक्स ने नून लीग हुकूमत को लीक करना शुरू कर दिया। आप 3 मर्तबा वजीर आजम बने मगर लीडर नहीं बने। आप लीडर नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन। साहब को झूठ बोलने और धोखा देने पर निकाला गया, मगर आज भी वो ही काम कर रहे हैं। नजरियाती होना मियां साहब का झूठ है और बाकी सब धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब पानामा के क्राइम्स के लिए जेल में होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। सैयद साहब, इस वक्त क्या स्टेटस है मियां नवाज शरीफ का, पीपल्स पार्टी का? देखिए, अभी दो स्टेटमेंट है। एक नवाज शरीफ साहब के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मीटिंग है, और दूसरे सेगमेंट्स में आपने देखा दी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीचेस। क्या अगर वो जो स्पीचेस किए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और आज मियां साहब जेल में है और वो बीमार है, और उसकी तीमारदारी के लिए एक मुल्क के लीडर, एक थर्ड टाइम जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर उनकी तीमारदारी के लिए जाते हैं और फिर वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि दिल के मरीज में को प्रेशर में रखना तशद्दुद का मुतरादिफ है। उस वक्त भी दिल के मरीज थे जब आप कहते जेल में डालो उनको, आपकी जगह जेल है। उस वक्त भी जीआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो जीआईटी की रिपोर्ट में उनको कंसिडर किया था कि इसने करप्शन की है, उस जीआईटी की रिपोर्ट पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट थी। लेकिन आज एक बीमार, एक 3 दफा वजीर आजम रहने वाले बंदे के साथ उसने जेल में मुलाकात की, और यही एक स्टेटमेंट करते, ये तो ना कहते कि तो क्या ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमारी सिर्फ सियासत रह जाएगी? सियासत से हट के हमने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको नजरियाती मान लिया, माजी में कहते रहे नजरियाती नहीं है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, ठीक है,
कि इनको इज्जत के साथ इलाज दे दें। उन्होंने ये भी कहा नजरियाती है, देखिए वो इज्जत के साथ, और उनको ये कहा था कि उनकी जो हौसला है वो ठीक है। तो क्या अगर आज उनका हौसला है या वो बीमार है या इज्जत के साथ इलाज की डिमांड किया है, तो क्या उन स्टेटमेंट के साथ इनको जोड़ते हैं आप? दो बातें। नवाज शरीफ साहब का तो इसमें कोई मसला नहीं है, नवाज शरीफ साहब तो वही बात कह रहे हैं जो उस दिन से कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब की बात कर रहा हूं मैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करता हूं कि उसने बीमारी की बात की, उसने उसके हौसले की बात की, और उसने इज्जत के साथ उसके इलाज की बात की। तो क्या ये कह रहे हैं कि फायदा पीपल्स पार्टी को होना है? मैं जनरल साहब की तरफ आता हूं। देखिए जनरल साहब ने कहा था कि वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले मिले थे और अभी जो मिलना चाहते हैं पीपल्स पार्टी को फायदा है। मैं जनरल साहब से पूछना चाहता हूं कि 1988 में शहीद बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की लीडरशिप के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं किया था, इसलिए कि ये लीडर्स पार्लियामान में आ जाएं और मुल्क की खिदमत करें। उसमें वली खान बाबा, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसी लीडर थे, उसमें साहिब जो हमारे मरहूम साहब थे उनको। लेकिन फिर 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो क्या एक दफा फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कंसेंसस का नारा लगा कि नवाज ग्रुप को और मियां साहब को ये नहीं कहा कि आके इस मुल्क को मुश्किलात से निकालें? तो पीपल्स पार्टी का तो स्टैंड हमेशा ये है कि वो चाहे अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, हमने कोशिश ये की है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जमहूरी दायरे को और पार्लियामान को मजबूत हो। ओके, सो अली साहब वेलकम टू यू। ये कितना परेशान को ना मुलाकात होना, इकट्ठे होना, या एक अपोजिशन अगर इकट्ठी हो जाए, हाउ डिफिकल्ट विल इट बी? ये एक अच्छी, अगर बिलावल भुट्टो साहब ने इजाजत की, हमारे कल्चर का, हमारे रिलीजन का हिस्सा है, या बिल्कुल मिलना चाहिए, मिले, अच्छी बात है, उनकी इजाजत की उन्होंने। और जहां तक खतरा है, ये पहली दफा तो इकट्ठे हो नहीं रहे, इन 7 महीनों में तीसरी दफा इकट्ठे हुए हैं, तो आगे भी रहे, और अच्छी बात है इकट्ठे हो। अगर अवामी इशूज पे इकट्ठे होते हैं और गवर्नमेंट की ऑपोजिशन करते हैं, उनको हील्स पे रखते हैं, जो ऑपोजिशन का असल रोल है, अदर देन नैब, अदर देन JIT एंड अदर देन ऑल स्टाफ, तो ये बहुत अच्छा है। इससे जमहूरियत मजबूत होती है, तगड़ी ऑपोजिशन अच्छी होती है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए, उनके अच्छे जो उसके फवायद निकलते हैं उससे हमेशा। तो हमें इससे कोई खतरा नहीं है, बट इन दोनों से पूछ लें, इन दोनों को आपस में कोई खतरा ना हो। मेन पॉइंट जो तबीयत खराब है, मरीम नवाज साहब ने फिर कहा अंजाइना का उनको दर्द हो रहा है, अभी जनरल साहब कह रहे हैं कि उनका कोई ऐसा टेस्ट है जो यहाँ नहीं हो सकता। इस वक्त नवाज शरीफ साहब कैदी हैं, तमाम जिम्मेदारी उनकी हुकूमत के ऊपर है, सो आप कोई डिसीजन लें? देखिए मैं फिर इस चीज में पीछे में नहीं जाता, सिंपल सी बात, 5 बोर्ड बन चुके, हाई कोर्ट डिसीजन दे चुका है। हाई कोर्ट वही हाई कोर्ट है जिन्होंने इनको रिलीफ दिया था। अगर ये समझते हैं हाई कोर्ट का डिसीजन ठीक है और इनको ट्रस्ट है उस डिसीजन पे, इसीलिए उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा था, 5 रिपोर्ट्स को देख के, कि इनके जितना भी इनकी बीमारियां हैं उनका इलाज पाकिस्तान में मौजूद है, और उसी बेस पे उनको बेल, उनकी जो उनको रिलीफ मिलनी थी वो नहीं मिली, उनकी बेल कैंसिल हुई और दोबारा उसमें गए। बट ह्यूमैनिटेरियन बेस बिलावल भुट्टो साहब गए, मेरे ख्याल में मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, अच्छी बात है, अच्छी रवायात कायम होती हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी, आपने एक ट्वीट किया, पंजाब गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया, और बेस्ट पॉसिबल इलाज जो नवाज शरीफ चाहते हैं, जो पाकिस्तान में हो सकता है, इस लॉ के अंडर हो सकता है, जो वो कैदी होते हुए जो उनको इलाज मिल सकता है, उससे बेहतरीन इलाज देने की उनको ऑफर की। उनको कहा गया आप अपनी मर्जी का प्राइवेट हॉस्पिटल बता दें, आप अपनी मर्जी के डॉक्टर्स बता दें, आपको कोई मालिश बाहर से चाहिए तो आप उनको भी बुला लें। तो मेरा ख्याल है इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को, उनको कहना चाहिए, पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए, आगे की तरफ मूव करना चाहिए, ये उनका इलाज होना चाहिए। हम मैं तो ये कहता हूं कि जल्द से जल्द नवाज शरीफ साहब, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, दस्तगीर साहब ने एक बात की थी इकोनॉमी के ऊपर, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करना चाहूँ। उन्होंने कह दिया 30% डिवैल्यू हुआ है, तो इनसे पूछ लें मिफ्ता इस्माइल साहब जो 15% डिवैल्यू कर गए वो भी हमारे खाते में डाल दिया। उसके बाद जो 94 बिलियन डॉलर्स का जो कर्जा ये छोड़ के गए, जिसमें 84% वो है जो नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लिया है, वो भी हमारे खाते में डाल दें। 32 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए उसके जो, और एक बात, जो $2.5 अरब का ये शुरू हुआ था जब इनकी गवर्नमेंट शुरू हुई है, ये 32 बिलियन पे छोड़ के गए। करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन पे छोड़ के गए। जो फिगर्स ये बता रहे हैं ये टोटली उसकी उलट बता रहे हैं। जो ये
करके गए। ये कहते हैं जी हम 8% पे ग्रो कर रहे थे। दुनिया की सारी रिपोर्ट्स है, अगर 5 साल का एक्यूमुलेट किया जाए तो 4.5% पे इन्होंने ग्रो किया, किसी ने 5.8 पे किया। और जो इन्होंने अपना लैंडमार्क रखा था डेट टू जीडीपी, वो रखा था इन्होंने 4%, ये 6.4% पे छोड़ के गए। और एक इदारा जो पीपल्स पार्टी ने छोड़ा था, जिसके आप ब्रेक में भी बात कर रही थी, शाहिद खाकान अब्बासी उसके मिनिस्टर थे, 157 बिलियन रुपीस के लॉस में छोड़ के गए आपका एसएस जीपीएल और एसएनजीपीएल। तो ये हालात है। और उसके बाद आज मगर मैं 7 महीने बाद बैठा हूं तो मैं आपको फिगर्स दे देता हूं। ट्रेड डेफिसिट 11% कम हुआ है, आपकी इंपोर्ट जो डेफिसिट है वो 6% कम हुआ है, आपकी एक्सपोर्ट्स 1.85% कंपैरिजन में आपकी बढ़ी है। कोशिश की जा रही है, जो अभी मिनी बजट, जो प्रो इन्वेस्टमेंट बजट लाया गया है, ऑल ओवर जितना भी पाकिस्तान में ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आप उनसे जाके पूछ लें। और आखिरी बात, इनके उन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात की, बड़ी वो तरक्की कर रही थी। आप जो पीपल्स पार्टी अपनी एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी वो $25 बिलियन पे छोड़ के गई थी। इनकी हुकूमत में जब खत्म हुई तो $23 बिलियन। ओके, सो देयर टू मेनी फिगर्स हियर। जनरल साहब, अगर आप इसका जवाब हम लेने खुर्रम दस्तगीर साहब से देना, कम टू यू खुर्रम दस्तगीर साहब, इसके हवाले से बता दें जो उन्होंने अपने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। लेकिन इस वक्त जो मेन खबर अहम है वो नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा फिर कह रही हैं कि उनको अंजाइना की पेन हो रही है। फ्रिया, मैं एक चीज ऐड कर दूं। फ्रिया जी जनरल साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो मुझे पता चला था वो ये है कि उनके जो अपर वेंट्रिकल है उसमें एक वाल्व जो है वो प्रोलैप्स करता है। उसके लिए उनको जरूरत है कोई इंसर्शन की, और वो इंसर्शन जो है वो करता है इलेक्ट्रोफिजिस्ट। वो गालिबन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लाहौर में, और वो सुना है कि वो जो इंग्लैंड में था जो पहले करता रहा है उसकी जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए होना ये चाहिए कि हुकूमत को एक नया बोर्ड दोबारा करवा देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला करना तो उनके पास लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें यह पता लग जाए कि ये प्रोसेस, ये प्रोसीजर जरूरी है और इस प्रोसीजर के लिए पाकिस्तान में कोई आदमी है या नहीं है। ये वो चीज है जो मुझे कल पता चली, और मेरा ख्याल है कि इसको प्रूव कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत का मसला है। तो ये ना हो कि कल को कोई प्रॉब्लम बन जाए आपके लिए। ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं जनरल साहब, आपको किसके थ्रू पता चली, अगर आप ये भी बता दें। ये पीएमएलएन के सोर्सेज से पता चला था, और बड़े ऑथेंटिक सोर्स है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई मेरा मतलब ऐसा वैसा नहीं है। काफी ऑथेंटिक सोर्स हैं जो उनके काफी करीब से इंफॉर्मेशन लेके बताते हैं। तो मुझे कल रात उन्होंने ये ब्रीफ किया, बताया। साहब, ये आप प्रेवी हैं इस इंफॉर्मेशन से जो अभी जनरल साहब ने बताई है? जी मैं हूँ। असल में ये जो इशू है ये 2011 का है, जब एक स्टेंट प्रोसीजर के दौरान बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हुई थी मियाँ साहब को। उसको उस वक्त भी हमने कोशिश की कि ज़्यादा एडवर्टाइज ना किया जाए, लेकिन वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन गई थी। अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी, लेकिन उसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ की जो एंजियोग्राफी है, यानी जो नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है, वो भी, उसके लिए भी इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है, चूँकि पिछली वो हिस्ट्री मौजूद है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस इशू बना था, और उनको फिर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी थी। स्टेंट जो डालते हुए एक इशू बना और उनको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी, तो वो एक इशू मौजूद है। नहीं, मैं फिर कहूँगा कि हमारा कयास जो है वो अदालत के ऊपर है, कि हम अदालत के पास फिर हमने दरख्वास्त दी है कि उसकी हमारी जो अपील है उसको जल्द सुना जाए, और उम्मीद तो यही है अल्लाह ताला से। बट जो अभी जनरल साहब ने कहा कि अभी तो ये बात बोर्ड ने नहीं कही, ये तो जनरल साहब कह रहे हैं कि उनको पीएमएलएन के थ्रू पता चली है। अगर बोर्ड की ये रिपोर्ट नहीं है, अदालत ने फैसला बोर्ड की रिपोर्ट पे करना है, तो क्या फिर एक और बोर्ड होना चाहिए? जी मेरी तो इस्तदा होगी हुकूमत से कि एक संजीदा बोर्ड बनाए, जिसका यही उम्मीद ही होगी उसका हेड जो है कोई गायनेकोलॉजिस्ट ना हो, जो लाहौर में एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनका बोर्ड बनाकर हिस्ट्री को देखते हुए इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि बड़ी सती किस्म की रिपोर्टें थी जो अदालत के सामने पेश की गई। हालांकि हम वो समझते थे कि वो भी उनके अंदर इतना जो है वो मवाद मौजूद है, लेकिन अब जो है एक सिचुएशन जो कि फिर कहूँगा 60 दिन होने वाले हैं, 15 जनवरी से क्रिएट हुई है, और उसका अभी तक उसका संजीदा इलाज जो है वो शुरू भी नहीं हुआ, तो उसकी बुनियाद पर ज़रूर तशवीश मौजूद है। राइट, 60 दिन हो गए और संजीदा इलाज शुरू भी नहीं हुआ। फॉर श्योर इसके ऊपर नजरसानी की जरूरत है। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।
बैक। एक और बड़ी अहम बात हुई है, चिराग तले अंधेरा की मिसाल हमें बहुत याद आई, क्योंकि 2011 में एबटाबाद ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर उंगलियां उठाई कि इतने सालों तक अलकायदा का सरबराह पाकिस्तान में किस तरह रोपोश रहा और पाकिस्तान को कैसे इसका इल्म नहीं हो सका। अब हॉलैंड की सहाफी बेटी डेन ने अपनी किताब सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर में इंकशाफ किया कि तालिबान के सरबराह मुल्ला उमर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे के करीब रहाइश पजीर थे। कुछ लोग कह रहे हैं स्कोर इवन हो गया, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन अमेरिका अभी भी इसका इल्जाम बड़े अरसे तक पाकिस्तान पे लगाता रहा। दैट इज समथिंग टू पॉन्डर। आर्मी मीडिया में भी इस इंकशाफ के चर्चे हो रहे हैं। बीबीसी ने इस हवाले से लिखा है कि तालिबान के बानी समझे जाने वाले रहनुमा मुल्ला उमर अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजी अड्डों के बिल्कुल करीब रहाइश पजीर थे। हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाली सहाफी की नई किताब में कहा गया है कि उमूमी तौर पर अमरीकी हुकाम ये समझते रहे थे कि वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। खुर्रम दस्तगीर साहब, यू हैव बीन डिफेंस मिनिस्टर आल्सो, ये क्या नजर आ रहा है हमें? इंटेलिजेंस फेलियर है जो हमारे साथ हो गया उसामा बिन लादेन की दफा, उनकी दफा हो गया मुल्ला उमर की दफा, लेकिन जो पाकिस्तान पर इल्जाम लगता रहा है, क्या हम उससे कह सकते हैं कि वी हैव विंडिकेटेड? जी बिल्कुल हम कह सकते हैं, और ये एक फिर बहुत ही संजीदा मामला है कि मुल्ला उमर जो हैं वो अपने आबाई सूबे से कभी बाहर गए ही नहीं। और साफी ने ये भी लिखा है कि जिस घर में वो रूपोच थे उस घर की एक दफा तलाशी भी ली अमरीकी फौजियों ने, लेकिन उस कमरे तक नहीं पहुंच सके जहां वो रहते थे। तो ये अमेरिका का जो ब्लेम है और मुस्तकिल जो अपनी नाकामी को वो पाकिस्तान के सर थोप रहे हैं 17 सालों से, उसमें एक हकीकत और बाहर आई है कि हमें जो है एक रिसर्च के जरिए बताया गया है कि वो तो वहीं उसी बेस से गालिबन 5 किलोमीटर दूर वो घर था जहां वो रहते थे। तो इससे जो अमेरिका की मुस्तकिल जो मतून करना था पाकिस्तान को, बल्कि उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था कि एक्सटर्नलाइजिंग द फेलियर, ब्लेमिंग समवन एल्स फॉर योर ओन फेलियर्स, तो वो वाज़ेह हो गया है कि वो जो है, और उस दौरान जो है ये भी लिखा गया कि वो एक खास तरीके से जो है वो अपने साथियों के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे थे। तो अमेरिका का तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, और उनको भी इस मामले में हमारी हुकूमत के दौरान भी अभी भी ये इशू जो है वो हुकूमतों से मावरा है कि अमेरिका जो है वो हर अपनी नाकामी जो है पाकिस्तान के सर थोपना चाहता है, जबकि पाकिस्तान ने जो है बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल अदा किया। और अब तो पिछली हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के दौर में हमने फेंसिंग का भी आगाज कर दिया है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, कि हम फेंस लगा रहे हैं बड़ा, जो आज भी जारी है, जिस पे काम आज भी जारी है। तो हमने तो अपनी सीरियसनेस शो की है, और खास तौर पे जब से ज़रब अज़ब शुरू हुआ 2014 में और 2015 में पूरे जोरों शोर से उसके ऊपर एक्शन हुआ, उसके बाद से तो पाकिस्तान के ऊपर शक करने की कोई वजह समझ नहीं आती। और इसीलिए बीच में इश्यूज उठे हैं जो अमेरिका ने इस्तेमाल किए। आज भी FATF का चैलेंज हुकूमत के सामने मौजूद है, और भी जो है वो जो टेंशन है पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे वो भी चैलेंज मौजूद है, लेकिन कम से कम एक साइड से जरूर पाकिस्तान को कुछ रिलीफ है कि एक ऐसी रिसर्च आई है जिसने जाहिर किया है कि अमेरिकी जो फौज है वो भी उतनी ही प्रोन है इंटेलिजेंस फेलियर्स की जिसका इल्जाम पाकिस्तान को देते रहे हैं। यस, एंड दिस इज अमेजिंग जिस वक्त पे ये आई है जनरल साहब, इस वक्त में जबकि हम बार बार बता भी रहे थे, ये इस खबर का आना कितना एम्बैरसिंग है अमेरिका के लिए। फ्रिया, बात यह है कि ये पहली बात तो ये कि रिसर्च बड़ी ऑथेंटिक है। उसका जो सिक्योरिटी गार्ड उसको उसके साथ रहा मुल्ला उमर के साथ 7 साल, उसकी स्टेटमेंट्स हैं, उसके इंटरव्यूज हैं, उसके अलावा उसके रिलेटिव्स के इंटरव्यूज हैं और करीबी लोगों के, लिहाजा इसको शक व शुबे की निगाह से तो देखा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि एक सुपर पावर है, उसको हक हासिल है कि जब जी चाहे किसी पे इल्जाम तराशी कर दे और अपने जो कमजोरियां और नाकामियां हैं उनको वो पर्दापोशी करे, दुनिया मान लेती है। क्या हम अमेरिका की इंटेलिजेंस जो है उसकी नाकामियां मौजूद नहीं है? उनका इंटेलिजेंस फेलियर बेशुमार है, 3-4 तो आपके सामने। 9/11 से बड़ा कोई फेलियर है, और फिर इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेके चढ़ गए, वो भी इन्होंने बाद में माना कि जी हमारी इंटेलिजेंस ने गलत बताया था, नतीजा ये हुआ कि 10 लाख लोग वहां पे मार दिए। कुछ छोटे छोटे फेलियर्स नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे मुल्ला उमर वाला, आज भी पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि जनाब यहाँ पे हकानी नेटवर्क के लोग थे, क्या ये उनका
उनकी गलतफहमी नहीं हो सकती या गलत रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, ये बिल्कुल हो सकती है। अफसोस उस वक्त होता है, अफसोस उस वक्त होता है जब हमारे लोग उनका नैरेटिव लेके तो अपने लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। ये क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें अपने नैरेटिव को समझना चाहिए और अपने आधारों पे एतमाद रखना चाहिए कि वो आपको मिसगाइड नहीं कर रहे, गलत नहीं बता रहे, और दूसरे के जो नैरेटिव है उनको समझना चाहिए कि उनके मकासद क्या है जो पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज ऐड करना अभी तो आपकी गवर्नमेंट को ये मैं जरूर कहूंगी कि कुछ खबरें वैसी अल्लाह ताला की तरफ से भी आप लोगों को मदद कर रही हैं, लेकिन इसको आप कैसे लेके आगे चल सकते हैं? देखिए जनरल साहब की बात देखिए, मसला क्या, आप एक रशियन इन्वेजन है और आपका बॉर्डर है 2400 किलोमीटर लंबा, और आप देखें कि दोनों तरफ हमारे एक ही कल्चर के लोग मोस्टली रहते हैं। उस बॉर्डर को आप देखें तो, और उसकी अभी हमारी जो फेंसिंग शुरू हुई है जो दस्तगीर साहब ने कहा है, उससे पहले तो डोडेंट लाइन है, वो तो कोई चीज ऊपर से पता चलता है ये डोडेंट लाइन है, आप तो इधर उधर बिल्कुल इजीली जा सकते हैं। और जो उसके बाद 9/11 के बाद, और जिस तरह देखिए हमें अपनी खामियां माननी पड़ी, ठीक है, अगर उस वॉर में पाकिस्तान का एक बंदा भी शामिल नहीं था, जितनी भी रिपोर्ट्स आई आज तक, बट जिस तरह हमने ओबे किया सुपर पावर को, जिस तरह हमने ओबे किया सुपर पावर्स को, और जिस तरह उन्होंने हमसे काम लिया, देखिए ये सारी चीजें तो हमारे सामने, इसमें हमारी अपनी गलतियां भी तो हैं, पर हमने बिल्कुल ठीक कहा जनरल साहब ने, हमें एक सेल्फ एनालिसिस तो बिल्कुल करना चाहिए, और उसके अंदर जो हमारी गलतियां वो भी हमने ठीक करनी है। एक हमने इंटरनेशनली हमने एक अच्छा रोल प्ले करना और ऐसा मुल्क साबित करना है कि हम पीस लविंग कंट्री हैं, और हम हमेशा से हमारा इस तरह का कोई मसला नहीं था, और जो मसले थे वो आपके बनाए हुए थे, अब हमने इससे आगे चलना है। तो ये रवायात ये नहीं है कि पिछली दो गवर्नमेंट, ये पिछले 2 दहाइयों का मसला है जो हमने फेस किया है, हमारे लोगों ने फेस किया है। 70,000 शहादतें दी हैं, $100 अरब से ज्यादा हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है, और दोबारा में आगे कहा जाता था कि डूम हो। आई थिंक जो शुरू हुआ था मामला, या जो की थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट और पाकिस्तान पर इल्जाम डाला था, अब कैसा ये जवाब होगा उस वक्त सेनेटर साहब? देखिए फरीहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो इस मौजूदा हुकूमत में मेरे ख्याल में पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि ओट न लेने का फैसला किया था, लेकिन आज तमाम अपोजिशन जमातें और लीडर्स इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने की बार बार नेशनल असेंबली के फ्लोर पे वादे करते हैं, और हम तब इसमें कामयाब हो सकते हैं जब हम हमसाय ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात बनाए। लेकिन ये तब मुमकिन है जब पीएम साहब उनको मैसेज दे दे कि जो अपोजिशन है, जो मीडिया है, जो 22 करोड़ आवाम है, वो मेरे साथ खड़ी है, और ये तब मुमकिन है जब वो नफरत और जिद की सियासत ये बाहर है। बिलावल भुट्टो साहब इंग्लिश में तकरीर ना करें और वही बात ना करें जो लेकिन टू बी फेयर टू हिम, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मेरे जवाब ये है कि सना उमर ने उन्हीं को जवाब दिया है।